नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट आ जाइए और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तो आइए आज हम सब जो है 27वें महत्वपूर्ण श्रृंखला में, देखिए 27वें श्रृंखला है आप सबसे, और बड़े ही शानदार हर एक श्रृंखला को आप जरूर पढ़िएगा और हर एक श्रृंखला में आपको बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्नों का प्रारूप भी परीक्षा में इसी तरह के पूछे जाएंगे, पूछे गए होंगे और पिछले पूछे गए भी हैं ऐसे ही प्रश्न। तो आइए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबको पहले तो शुभ संध्या, आपको गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सारे लोगों को, ठीक ना। आदाब, सत श्री अकाल, सब एकदम शानदार तरीके से आइए और जुड़ जाइए। हम सब एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं, ठीक। तो इस श्रृंखला में आपको कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये कोई रोचक तो है नहीं, इसलिए कि आप रोज पढ़ रहे हैं, नित्य प्रतिदिन पढ़ रहे हैं और परीक्षाओं को पास करने के लिए आपको मेहनत करना नितांत जरूरी है। और यदि चूंकि पिछला जनरेशन जो आ रहा है कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा अपडेट आ रही है, उसके काम करने की क्षमता भी हमसे आपसे अधिक है। हम सब एक उम्र के बाद काम करने की क्षमताओं में कमी आ जाती है, ये आपको भी आभास होता होगा और मुझे भी इन चीज़ों का आभास होता है, ठीक। तो आइए बिना देरी किए हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पटल पर पहला ही प्रश्न रहा कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी, ठीक ना, गांधी जी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है या किसने किया, आंदोलन का नेतृत्व उनका स्थान कौन लिया? अब्बास तैयब जी लिए या मौलाना अबुल कलाम आजाद लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया या आपको जो है वल्लभ भाई पटेल ने लिया? नमक सत्याग्रह का तात्पर्य आप सब समझ ही रहे होंगे। नमक सत्याग्रह का तात्पर्य है दांडी मार्च, ठीक ना, दांडी मार्च। और इस दांडी मार्च के शुरुआत आपको किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की जाती है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की दूरी तय करके आपको तय करते हैं, ठीक ना। दांडी मार्च 241 मील पद यात्रा और कितने अनुयायी, तो 78 अनुयायियों के साथ, के साथ गांधी जी पहुंचते हैं और गांधी जी पहुंचकर 5 अप्रैल 1931 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1931 ईस्वी को यह नमक कानून को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? नमक कानून तोड़ते हैं। और नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी करते हैं। ये बातें आप सब भूले नहीं, याद रखे रहिएगा कि यही आपके लिए प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड जो था का नायक कौन था? जनरल BC जोशी थे, मेजर धन सिंह थापा थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे या प्रेम सिंह नेगी थे? तो ये पेशावर कांड 1930 ईस्वी में यही हुआ था। आपको जो है कि उस समय पेशावर के या दक्षिण या आपको कह सकते हैं पश्चिमी भारत में या बलूच क्षेत्र में, ऐसे कहिए बलूचिस्तान में आगा खान, क्या नाम है आपको, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सब सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं या बादशाह खान भी इन्हें कहा जाता है।
इनके नेतृत्व में आपको खिलाफत आंदोलन, जिस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसी के समानांतर दक्षिण पश्चिम भारत में भी आपको आंदोलन चल रहा था। और इसी समय आपको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे, ये गढ़वाली रेजिमेंट के सिपाही थे और इनके द्वारा 1930 ईस्वी में विद्रोह कर दिया जाता है और इसे ही हम पेशावर कांड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पेशावर कांड में अंत में आपको खान अब्दुल गफार खां के, जिन्होंने लाल कुर्ते नामक आंदोलन चलाया था, ठीक ना, इस आंदोलन का भी प्रभाव आपको यहां पड़ता है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम क्या था? लुई फिशर, विलियम एल सीवेर, वेब मिलर या आपको नेग्ले फार्सन। तब बताएगा वह पत्रकार लुई फिशर था। वेब मिलर कब थे? तो वेब मिलर जो थे ये गांधी जी के आपको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के समय या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आपको जो थे ये थे। और लुई फिशर बड़े ही महान आपको जो पत्रकार कहे जा सकते हैं ब्रिटेन के, गांधी जी के जीवनी इन्होंने लिखा और उसी गांधी जी के जीवनी के आधार पर आपको एक मूवी भी आई होगी और वो मूवी पूरी दुनिया में चर्चित रही, ठीक ना। तो ये सारी बातें लुई फिशर उस समय गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनके साथ ही साथ थे। कांग्रेस निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मौलाना अबुल कलाम आजाद? इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कि कैबिनेट मिशन के अनुशंसा करते हैं? वैसे कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को आता है। ये आपको त्रिसदस्यीय रहता है, त्रिसदस्य यानी 3 सदस्यीय यह रहता है। इसमें आपको त्रिसदस्यीय में पेंथिक लॉरेंस है, ठीक ना, पेंथिक लॉरेंस ये आपको अध्यक्ष थे, ठीक, क्या थे? अध्यक्ष थे। और 2 सदस्य जो हैं, 2 सदस्य आपको कौन कौन हैं तब आप बताइएगा? एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स और इसी क्रिप्स, ये दोनों रहते हैं सदस्य के रूप में, त्रिसदस्यीय है। और इसके यानी कैबिनेट मिशन के अनुशंसा जो है गांधी जी करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इस परिस्थिति में आया अब तक का सबसे अच्छा दल है। और कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के विभाजन की मांग यानी पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ठीक ना, पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया था, ठीक ना, अस्वीकार कर दिया था। साथ साथ ही आप सबको महत्वपूर्ण बातें बता दें कि कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर ही अंतरिम सरकार का गठन और आपको उसके साथ ही संविधान सभा का गठन, ये दोनों किया गया था कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर ही। नेक्स्ट देखिए, ये आपको वीडियो की शानदार बुक जो हम सबके अथक प्रयास से लिखी गई है, आप सब जरूर पढ़िए। सामान्य ज्ञान, हिंदी नितिन सर लाजवाब, मैथ्स उमेश सर एकदम शानदार तरीके से हम सबने लिखने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ ही आपको फ्री मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको दिया गया है। इस किताब को जरूर पढ़िए और आपके सफलता में यह बहुत हद तक कारगर साबित होगी। साथ साथ ही लेखपाल आपको जो है सामान्य ज्ञान का और लेखपाल जो है ग्राम विकास का, ये दोनों ही शानदार तरीके से लिखा गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस एक ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो अभी ही मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही संविधान सभा का गठन
का गठन और इसी के सुझाव पर अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। ये अंतरिम सरकार वाला शपथ कब ली थी? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार ने ये जो है कि गठित हुई और संविधान सभा जो है ये कितने तारीख को? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन आपको हुआ। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर ये बातें आपको हुई। कैबिनेट मिशन अभी पीछे मैंने बताया कि 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। सबसे बड़ा हिमनद, हिमनद को हिंदी में ग्लेशियर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में ग्लेशियर। शियर आपको सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो दुनिया को पता है कि दुनिया के सर्वाधिक ऊंचाई पर भी स्थित सियाचिन ग्लेशियर आपको विश्व का सबसे बड़ा है और सियाचिन ग्लेशियर पर ही विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा है, ठीक ना? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा, ठीक ना? सैन्य अड्डा ये आपको बड़ा ही हमेशा बर्फ से जमा रहता है। लगभग यदि बात की जाए इसके कुल लंबाई और बड़े की बात की जाए तो यह आपको जो है यह ग्लेशियर 76.64 किलोमीटर में फैला हुआ है यह ग्लेशियर, ठीक ना? 76.64 किलोमीटर में यह ग्लेशियर आपको फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगली बातें चलते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? यदि बात की जाए समुद्री तट की, भारतीय समुद्री तट की लंबाई कितनी है, तब आप क्या जवाब देंगे? तो 75। आपको इसकी कुल लंबाई जो है 75.16.6 किलोमीटर है। ये कुल लंबाई तट की, कुल भारतीय तट की लंबाई आपको इतनी है। साथ ही साथ आपको जो है कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। एक तरफ से आप देखो तो ये राज्य कौन कौन से हैं? ऊपर से आओ, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 5 इधर हुए, केरल 6, कर्नाटक 7, महाराष्ट्र 8, गोवा 9, आपको जो है कि गुजरात 10, यानी कुल 10-11 राज्य ऐसे हैं जो तटीय रेखा से लगे हुए, जिसमें सबसे लंबी तटीय रेखा आपको गुजरात की है। और सबसे छोटी बात की जाए तब सबसे छोटी तटीय रेखा जो है ये किसकी है? तो सबसे छोटे गोवा की है और इसकी कुल तटीय 32 किलोमीटर इसकी तटीय लंबाई है। वैसे एक बात आंध्र प्रदेश के विषय में, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तब बताइएगा। आंध्र प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबे तटीय रेखा वाला राज्य माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए है और आपके लिए है, तो ये चीजें आप तैयार कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को बेटेन डिग्री यानी 10 डिग्री, बेटेन कह रहे हैं, 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है? तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक ना? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ठीक? तो 10 डिग्री चैनल जो है उत्तरी अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम जो है ये आपको जो है करता है। वहीं मिनी काय को मालदीव से अलग काम करने का, मिनी काय को मालदीव से,
या ऐसे कर लो, मालदीव को मिनी काय से, मिनी काय से, और मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करने का, लक्षद्वीप से अलग करने का काम 9 डिग्री, और ये आपको अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम जो है 10 डिग्री चैनल करता है। ये पूरी बातें आप सब रट लीजिए, याद कर लीजिए। एक है जीरो लाइन, ठीक ना, 0 डिग्री या जीरो लाइन, ये जीरो लाइन जो है ये आपको किसके बीच है, तो त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच, ठीक ना, जीरो लाइन रेखा है। दुनिया के सबसे निकटतम 2 राजधानियां, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच दूरी मात्र 50 किलोमीटर की दूरी है, इससे अधिक की दूरी नहीं है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी आप याद रखे रहिए। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? सिलिकॉन स्टेट के नाम से कौन जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तब आप बताइएगा सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना, कह सकते हैं, तो वह कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसके साथ साथ ही बेंगलुरु को भारत के आईटी राजधानी बोलते हैं, भारत की आईटी राजधानी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की राजधानी बोला जाता है। साथ साथ ही बेंगलोर जो है ये आपको जो है इसे बगीचों का शहर भी बोलते हैं, ठीक ना, बगीचों का शहर के नाम से भी जानते हैं। और दुनिया में यदि बोला जाए सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तब आप जवाब दीजिएगा तो कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इसे जरूर करते चलिए, ठीक है ना। तो एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते चलिए, जवाब देते चलिए और स्वयं से कॉपी कलम लेकर बैठिए कि कितनी चीजें आपको आ रही हैं। आपको नितिन सर के द्वारा हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से नितिन सर ने पढ़ाया है, आप बड़े ही आनंदित होकर पढ़ सकते हैं और भरपूर आपके जीवन में सफलता में भी ये आपको काफी सहायक होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए आपको है और एक तरफ राज्य का है और दूसरे तरफ राजधानी दिया हुआ है। सभी को पता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये सबको पता है। ये आपको ऐसा तो नहीं किसी को कि नहीं पता है भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। असम की राजधानी भी सबको पता है, दिसपुर है। आपको जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल ये भी पता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तब आप पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। ऑप्शन संख्या आपको 2 इज योर राइट आंसर। 2 सभी लोग जवाब भी शानदार तरीके से आप लोग दे रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपका जवाब भी सही रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या आपको महानदी? तब ये आपको सबसे लंबी नदी यदि कहा जाए तो सभी का जवाब एकदम शानदार तरीके से आप सब देते रहिए। देख रहा हूं कितने लोगों का जवाब सही आ रहा है, बिल्कुल सही, कुछ ही लोगों का आ रहा है। और ये गोदावरी जो है ये इसे ही बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई यदि उद्गम देखा जाए, उद्गम, तो इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से, महाराष्ट्र के त्र्यंबक
नामक स्थान से हुआ है। ये गिरती कहाँ है? गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपको 1465 किलोमीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी, गंगा के बाद यदि कहा जाए तो दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी पर आपको जो है नासिक शहर जो है, नासिक जो है गोदावरी पर स्थित है और यहाँ पर आपको जो है कुंभ का आयोजन होता है, कुंभ, ठीक ना, कुंभ का आयोजन ये आपको तेलंगाना, ये आपको जो है आंध्र प्रदेश होते हुए ये आपको जो है के गिर जाते हैं। साथ ही साथ गोदावरी के को आपको दक्षिण भारत का वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक ना, दक्षिण भारत का वृद्ध गंगा कहा जाता है। और जबकि कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, और कृष्णा जो है दक्षिण भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक ना, दूसरी सबसे लंबी नदी आपको कौन सी है? तो कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये याद आप सब किए रहिए, समझते चलिए। नेक्स्ट देखिए, लेटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो लेटेराइट मिट्टी जो है ये भारत में सबसे अधिक बात की जाए तो केरल में, केरल के बाद महाराष्ट्र में, इसके बाद आपको जो है तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, आंध्र प्रदेश में, इन सभी राज्यों में आपको लेटेराइट मिलते हैं। तो इसमें केरल ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर महाराष्ट्र आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। लेटेराइट मिट्टी में जो है ये आपको एल्यूमिनियम एवं लोहे की प्रचुरता होती है, लोहे की प्रचुरता पाई जाती है। जबकि आप देखोगे तो इसमें आपको चूना एवं ह्यूमरस का अभाव पाया जाता है, साथ साथ ही यहाँ के प्रमुख फसल क्या क्या है? तो काजू, रबर, इलायची, ठीक ना, इलायची, कॉफी, ये सब यहाँ के इसके प्रमुख फसलें लेटेराइट मिट्टी पहाड़ों के ढलानों पर पाई जाती है। चाय भी लेटेराइट मिट्टी में काफी हद तक काफी उपजाऊ होता है। चाय, ये सभी जो है ये लेटेराइट मिट्टी के प्रमुख फसलें मानी जाती है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपके लिए हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, बगलिहार पन विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चित रही स्थित है। तो बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है या महाराष्ट्र में है या उड़ीसा में है या पश्चिम बंगाल में है। तो आपका जवाब जो होना चाहिए ये जम्मू कश्मीर राज्य में बगलिहार परियोजना आपको है। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर आपको यह परियोजना धड़ल्ले से चल रही है। और इसके साथ साथ ये जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम डोडा है। डोडा जिला में यह परियोजना आपको चल रही है। ये चिनाब नदी पर ये प्रमुख परियोजना मानी जाती है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखे रहिएगा, पीली क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति का संबंध जो है ये तिलहन से है। और मछली उत्पादन से, यानी झींगा उत्पादन, झींगा मछली, ऐसे कर लो, सीधे सीधे मैं कुछ क्रांति को लिख देता हूं, ठीक ना। जैसे खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन, ये सब
उत्पादन से संबंधित कौन सा है? तो हरित क्रांति, ठीक ना, याद कर लेना। फिर आपको लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस एवं टमाटर से, मांस एवं टमाटर के उत्पादन से लाल क्रांति है। फिर सफेद क्रांति, सफेद क्रांति किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है, ठीक ना, दुग्ध उत्पादन से सफेद क्रांति है। जब आपसे पूछे कि काली क्रांति, काली क्रांति, तब बताइएगा कि काली क्रांति का पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। जब पूछे आपसे कि नीली क्रांति, नीली क्रांति, तब मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से। जब पूछे गुलाबी क्रांति, तब गुलाबी क्रांति बताइएगा झींगा उत्पादन से, झींगा मछली, ठीक ना, झींगा मछली, झींगा मछली एवं प्याज से भी है, ठीक ना, प्याज उत्पादन से संबंधित आपको है। वहीं पे रजत क्रांति पूछे, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तब जवाब दीजिएगा अंडा उत्पादन से आपको रजत क्रांति का संबंध है। तो ये सभी प्रमुख क्रांतियों को आप सब देख सकते हो, जान सकते हो, लिख लो, आपको काम देगा सारी चीजें, ठीक ना। एक सेफ्रान क्रांति भी है, ठीक ना, यहीं पे लिख देता हूं सेफ्रान क्रांति। सेफ्रान क्रांति किससे है? तो केसर के उत्पादन से, केसर उत्पादन से। यहीं पे अमृत क्रांति भी कर लो, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको जो है नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना, परियोजना से। अब देखो ना कितने क्रांति हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 12 क्रांतियां आप सब लर्न कर लीजिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप सबसे बिल्कुल पूछे जाएंगे और हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक ना, ये भी याद रखे रहिए। नेक्स्ट यूपी ट्रिपल एस से वीडियो का शानदार क्लास आप सबके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए, ये चीजें आप सब एकदम लर्न करते चलिए, देखते चलिए और आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ हम सब लगे रहते हैं कि आपके ही भलाई में हमारा भी भलाई निहित है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है? यानी उनके टूटने का कारण, विरंजन का मतलब होता है चूर्ण होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा है, ओजोन क्षरण है, जल प्रदूषण है या ग्लोबल वार्मिंग है? तब इस तरह के प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपको जो है प्रवाल भित्तियों का विरंजक के रूप में चूर्ण हो रहे हैं। ये विरंजक का मतलब कि प्रवाल भित्ते किसके बने होते हैं? तो CaCO3 आपको है। ये किस प्रकार के जीव हैं? तो सिलिंड्रेटा प्रकार के, सिलिंड्रेटा, ड्रेटा प्रकार के जीव होते हैं जो कि आपको मोती मलस्का संघ से आपको जो है ये आते हैं। ये भी बातें याद रखे रहिए आप सबके लिए, ठीक ना। एक घुट पानी पी लेते हैं भाई। देखिए विश्व का सर्वाधिक क्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? क्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र पूछ रहा है। अब इसमें टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, सवाना घास बायोम या मानसूनी बायोम। तो सबसे क्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र जो है मानसूनी बायोम क्षेत्र आता है, जबकि सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतु कहाँ? स्थायी पारिस्थितिकी, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाता है या सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर है। क्या है? महासागर। इसके बाद आपको मरुस्थल जो है दूसरे नंबर पे आपको सबसे स्थायी नंबर की दृष्टि से देखेंगे तो आपको आते हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के चीजों को हम सब देखिए। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के आपको जो है मिलान करना है। एक तरफ आपको टैक्स है, कर है, और दूसरे तरफ कहां से प्राप्त होता है।
तो ये आय से कौन सा प्राप्त होता है, कैपिटल गेन टैक्स प्राप्त होता है या कौन सा आपको प्राप्त होता है, तब बताइएगा कि आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स, जो कैपिटल का मतलब धन, धन का मतलब कहां से, संपत्ति से, याद कर लो, संपत्ति से कैपिटल गेन आएगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहां से आएगा, तो आयकर, ये आयकर जो है सेंट्रल एक्साइज। कस्टम ड्यूटी जो है ये फैक्ट्री द्वारा निर्मित वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी। कॉर्पोरेट टैक्स आयात से कॉर्पोरेट टैक्स, तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरा, तो इस तरह से आप देखिए तो आपको जो है एक मिनट कहीं दिख 4-1 नहीं भैया, कहीं गड़बड़ हुआ, एक मिनट देखते हैं, सभी को डिलीट कर लीजिए। ये कैपिटल गेन जो है ये संपत्ति कर से आया, बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है ये कहां से आया, फैक्ट्री से आया। कस्टम ड्यूटी आयकर से आया, कॉर्पोरेट टैक्स आय से आया। अब मिलाइए तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला, ये सही है। 4, 2, 3, 1, ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। आपको जो है 1 पहला सवाल का आपको जो है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा 18वें का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1994, 95, 96, 97, 98, 99 या 1991, 92 में। तो सेवा कर भारत में वर्तमान में सर्वाधिक आय का स्रोत, ठीक ना, सर्वाधिक आय का स्रोत यदि देखा जाए वर्तमान में तो सेवा क्षेत्र से ही है। और इसकी शुरुआत 1994-95 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर। किसकी, राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर इसकी शुरुआत आपको हुई थी। ये प्रमुख बातें आप सब लर्न कर लीजिए, जान लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ये प्रारंभ किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला भारत जो है, भारत दुनिया का पहला देश है, दुनिया का पहला देश है। और भारत में इसकी शुरुआत जो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और 1952 ईस्वी में आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपके लिए है। नेक्स्ट, राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से नया बैच है आप सबके लिए, आपकी सुनहरे भविष्य के लिए काफी फायदेमंद भी है। और आप सबके लिए ये जो है कि 600 आवर का वीडियो लेक्चर, फ्री टेस्ट सीरीज, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है। और आप इसे बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं और आपको सहायक भी सिद्ध होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऐसा नहीं, सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल जो है वह कम होता है। तब आप जवाब दीजिएगा कि इसका कारण जो है क्यों ऐसा है कि बर्फ के अपेक्षा चलना ज्यादा कठिन है। तो घर्षण बल जो होता है बर्फ में कम होता है, चिकना रहता है, ठीक ना। चिकना रहने के कारण उसमें घर्षण बल कम लग पाता है, इसी कारण बर्फ पर चलना आपको जो है सड़क पर चलने से ज्यादा कठिन माना जाता है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें, आपको घर्षण बल कम होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय सिद्धांत पर, अपोहन सिद्धांत पर, उत्क्रम परासरण सिद्धांत पर या विसरण सिद्धांत पर, तब बताइएगा वॉशिंग मशीन जो है
अपकेंद्रीय सिद्धांत पर जो है यह काम करता है, अपकेंद्रीय बल पर, ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। इसी सिद्धांत पर आपको एक और काम करता है, मक्खन वाली मथनी, ठीक ना, मक्खन निकालने वाली मथनी मथनी जो है इसी सिद्धांत पर बच्चा यह भी कार्य किया करता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें याद रखे रहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि आपको कहते किसको है? सदिश, सदिश यानी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, ठीक ना, आपको क्या हो, दिशा एवं परिमाण दोनों हो सदिश कहलाता है। और दिशा और परिमाण, विस्थापन का क्या होता है? वेग इंटू त्वरण, यही विस्थापन होता है। तो आपको विस्थापन में आपको जो है यह एक सदिश राशि है, जबकि समय, चाल, दूरी, ये सब के सब जो है ये तीनों ये तीनों अदिश राशि है, अदिश राशि, ठीक ना। इसमें आपको जो है सिर्फ परिणाम होता है, परिमाण होता है, ठीक ना, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, दिशा नहीं होती है। ये बातें आप याद रखे रहिए, महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण चीजों को हमेशा ध्यान रखे रहिए। दुनिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो आप जवाब दीजिएगा ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या फ्रांस का। तो दुनिया का पहला लिखित संविधान यदि बात की जाए तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का बना और 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान तैयार हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। और इतना ही नहीं, यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी है, ठीक ना, दुनिया का सबसे छोटा संविधान। इसमें यदि बात की जाए तो कुल अनुच्छेद कितने हैं? 7, सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद आपको इसमें मिलेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये संसद के संयुक्त बैठक को भारतीय संसदीय निर्माताओं ने कहां से लिया है? संयुक्त बैठक ये सबको पता है। आहूत कौन करता है? आहूत करता है, कौन करता है? तो 108 के तहत राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। और अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता आपको जो है अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है आर्टिकल नंबर 118(4) के तहत इसके अध्यक्षता करता है। अब तक संयुक्त बैठक कुल कितनी बार बुलाया गया है? तो कुल 3 बार बुलाया गया है, ठीक, 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है। और ये कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक की व्यवस्था जो है की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची की भी बात की गई है। व्यापार एवं वाणिज्य करने का भी अधिकार जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट, ये नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बड़े ही शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपके सुनहरे भविष्य में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेगा, ठीक ना। तो आप सब जरूर इसे परचेज करिए और जरूर से पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, 74वां संविधान संशोधन, ये आपका इसका किस अनुसूची से है? अच्छा, अनुसूची, ये 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में आया था। ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका
से संबंधित है और इसे 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिए कि 12वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, किस अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख मिलता है? 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में या 8वीं में? किस अनुसूची में मिलता है? कोई बताएगा जल्दी से आप सब में से कोई बताइए तो ये एकदम शानदार तरीके से हम ही बोलते चले जा रहे हैं। आप सबका जवाब देखने की ओर, चूंकि संख्या बल को देखकर मन ही नहीं करता, सच बताएं तो यही, ठीक ना, इसीलिए मैंने नाम लेना भी और चीजें भी करना छोड़ दिया है। तो ये आप देखिए, ये 7वीं अनुसूची में किया गया है और इसमें 3 बातें की गई हैं। संघ सूची की बातें की गई हैं, राज्य सूची की बातें की गई हैं और इसके साथ साथ समवर्ती सूची की बातें की गई हैं। ठीक, समवर्ती सूची पर आपको जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। राज्य भी बना सकती है लेकिन केंद्र जो है के मामलों में आगे। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना आपको किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के, फ्रांस के, दक्षिण अफ्रीका के या मिस्र के? तब आप इस प्रश्न का भी बड़े ही शानदार तरीके से जवाब दे सकते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की वही स्थिति है जो भारतीय उपराष्ट्रपति के है। चूंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो होता है ये आपको जो है कि पदेन अध्यक्ष होता है वहां के उच्च सदन का। ठीक उसी प्रकार से भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत पदेन सभापति होता है। सभापति होता है किसका? उच्च सदन का, यानी राज्यसभा का, ठीक ना, राज्यसभा का। और इसे वेतन एवं भत्ता भी राज्यसभा के सभापति होने के नाते दिया जाता है, न कि आपको उपराष्ट्रपति होने के नाते दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपके लिए है। नेक्स्ट देखिए, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु जो हैं ये किस संघ से आते हैं? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा या नाइट्रेटेरिया? तो मैंने बताया था कि आपको मोलस्का संघ से आपको ये सभी आते हैं। किससे? मोलस्का संघ से आपको ये जंतु जो है मोलस्का श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और संसार में आर्थ्रोपोडा के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा संघ भी माना जाता है, मोलस्का संघ, ठीक ना। ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। हमें अपने शरीर के किस भाग से निकलने वाले स्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं? तब मुख से ना भैया, लार ग्रंथि से ना, पादपों से ना, उदर के पश्च भाग से। उदर के पश्च भाग से ये लोग लार निकालते हैं और उसी से आपको जो है कि मकड़ियां जो है वो आपको निर्माण करती हैं। ये याद रखिएगा, ये चीजें हमेशा देखिएगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का वर्दी आपके जिद हमारी आप सबके सफलता के लिए हमारी संस्था निरंतर कुछ न कुछ नया करती रहती है, ठीक ना। ये और उम्मीद भी है सारे बच्चे जिनका फोन आता है इससे इस बात का संदेश मिलता है कि आप सब सफल हो रहे हैं और एक दिन जरूर से आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो मेहनत कर रहे हैं वो काफी लंबी ऊंचाई को तय कर रहे हैं। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण रूप से आपके लिए है। ये विडॉल परीक्षण किस लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या पित्त? अभी थोड़ी दिन पहले मैं आपको टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार बोलते हैं, ठीक ना, मियादी बुखार, ये मियादी बुखार के जांच के लिए ही विडॉल परीक्षण किया जाता है, ठीक ना। विडॉल परीक्षण मियादी बुखार के लिए किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बातें आप सबको बता दें कि ये मियादी बुखार जो है ये आपको इसके आविष्कारक फर्डिनेंट विडॉल थे। ये जो है विडॉल टेस्टिंग के आविष्कारक पूछा जाए, आविष्कारक कौन थे? तो फर्डिनेंट विडॉल, फर्डिनेंट विडॉल,
विडाल, और इन्हीं के नाम पर विडाल टेस्ट नाम पड़ा है, ठीक ना। ये मियादी बुखार से संबंधित है। तो बातें एकदम शानदार तरीके से आप सब लर्न करते चलिए। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो जो है ये आपको स्थितिज ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, यानी मैकेनिकल ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यही डायनेमो का कार्य है। डायनेमो की बात की जाए तो इसकी खोज किसने की थी? तो डायनेमो की खोज किसने की थी, कोई बताएगा? डायनेमो माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, फैराडे इन्हीं का डायनेमो की खोज करता जो है, इन्हीं के सिद्धांत पर डायनेमो काम करता है, माइकल फैराडे की खोज पर। बाटुलिज्म क्या है? मनुष्य का चर्म जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्त है। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कोई भी रोग या मृत पदार्थों का विघटन तब जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्त है, ठीक ना। ये बातें, इसे ही हम लोग बाटुलिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है? यानी ये आपको कैसा पौधा हुआ? मांसाहारी पौधा हुआ, ठीक ना। जब पूछा जाए कि कौन सा है, डहेलिया है, साल्विया है, यूट्रिकुलेरिया है या बाल्सम है, तब बताएगा कि यूट्रिकुलेरिया जो है ये मांसाहारी पौधा है। क्या है? मांसाहारी, ये हारी या शिकारी पौधा, ठीक ना। शिकारी पौधा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इससे कोई भी जीव जंतु चपक जाएगा तो धीरे धीरे उसके खून को यह चूसता है और एनर्जी को प्राप्त करता है, कीटों को पकड़ लेता है और ये काम करता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है। क्यों? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये छोटा सा बच्चा भी प्रश्न को जानता है, लेकिन कभी कभी कॉमन सेंस के प्रश्न आते हैं और हम सब गलतियां कर बैठते हैं। उन्हीं गलतियों को हम सबको नहीं करना, गलतियों को नहीं दोहरानी है, यही हम सबके लिए ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स है, शानदार तरीके से इसे लिखा गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में निम्नवत होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसके कारण होता है तो इलेक्ट्रोसाइसिस द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा या उत्स्वेदन द्वारा। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटो इंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इंथेसिस के नाम से जानते हैं। फोटो इंथेसिस की क्रिया में जो है ये आपको हरे पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जबकि रात्रि के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए वृक्षों के नीचे, बहुत सघन बगीचे में रात में नहीं सोना चाहिए। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए और ये बात भी पता होना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये एन मारिया ने, गुरदीप सिंह ने, उपेंद्र दोनों ने या मीराबाई चानू के द्वारा, किसके द्वारा हाल ही में आपको जीता गया है? तो आपको एन मारिया और गुरदीप सिंह, इन दोनों ने हाल ही में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीते हैं। एक पुरुष वर्ग में और एक महिला वर्ग में ये दोनों पदक जो है आपको जीते गए हैं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार पर समझौता किया है? बड़े ही शानदार तरीके से आप न्यूज में देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के लिए खिचड़ी बनाए थे, ठीक है। क्योंकि खिचड़ी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को काफी पसंद है और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच द्विपक्षीय समझौता आपको हुआ है। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच द्विपक्षीय समझौता आपको हुआ है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं।
देखिए, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022, ये मियामी ओपन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। किसने जीता? ये टेनिस से आपको खेल है। एशले बार्टी ने, नोआमी ओसाका ने, एलिसा हेलिस ने या इगा स्विएतेक ने? तब जवाब दीजिएगा, एशले बार्टी ने नोआमी ओसाका को पराजित किया। यानी उप विजेता कौन थे? तो उप विजेता नाओमी ओसाका थे। ये कहाँ की है? जापान की है। एशले बार्टी कहाँ की है? तो पोलैंड की है, ठीक ना। पोलिश खिलाड़ी है एशले बार्टी और इन्होंने ही मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता को जीता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या गोवा में? सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम बेरोजगारी आपको दर कहां देखने को मिली है? तो छत्तीसगढ़ में। और हमको लगता है उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि कहीं देखने को मिला होगा तो वह अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा। ये वीडियो शानदार तरीके से व्याख्यात्मक हल प्रश्न मिलेंगे और आप इसे शानदार तरीके से कर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये बड़ा ही फायदेमंद है। आप बुक को जरूर परचेज करिए और पढ़िए जरूर, ठीक ना। सिर्फ किताबें मंगाकर घर पे सजाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे पढ़ने की जरूरत है और आप इसे पढ़िए और देखिए। नेक्स्ट देखिए, ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन से भारतीय शामिल है? महिला, ठीक ना। वू यूजून, ये नाम ही वैसा है। फाल्गुनी नायर, राधा बिंबू या किरण मजुमदार शाह? ये इसमें से कौन सी व्यक्ति? तो फाल्गुनी नायर जो है ये आपको भारत के सबसे रिचेस्ट महिला में ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन की सूची में आपको पहले स्थान पर आपको है, ठीक ना। ये पहले स्थान पर है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए है। ये आपको अगले थल सेना प्रमुख कौन बनेंगे? तो एम नरवणे, मनोज पांडे, आर हरे, विवेक राम चौधरी। तो मनोज पांडे जो है अगले थल सेना प्रमुख होंगे। एम नरवणे के बाद आपको मनोज पांडे जो है अगले थल सेना प्रमुख बनेंगे। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की बात की है? महाराष्ट्र, पंजाब, नई दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिल्ली सरकार, आप सरकार, केजरीवाल की सरकार बड़े ही शानदार काम कर रही है और इसलिए आप कह सकते हैं हॉबी हब स्थापित कहां किया जा रहा है? तो दिल्ली में आपको दिल्ली सरकार के द्वारा हॉबी हब स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में चमेला देवी जैन पुरस्कार जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई, ठीक ना। वीवीआई प्रश्न, चमेला देवी आपको जैन पुरस्कार किसने जीता? नारायण प्रधान ने, दयाशंकर सिन्हा ने, हर्षाली मल्होत्रा ने या अरेफा जौहरी ने? तब आप जवाब दीजिएगा कि अरेफा जौहरी ने चमेला देवी जैन पुरस्कार को जीता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया गया? गणगौर उत्सव किस राज्य में? लद्दाख में, मणिपुर में, पुदुचेरी में या राजस्थान में? तो राजस्थान के द्वारा गणगौर उत्सव मनाया गया। राजस्थान में यह गणगौर उत्सव आयोजित हुआ। ये इस तरह से आप सबने देखा, महत्वपूर्ण प्रश्नों के शानदार श्रृंखला को आपने देखा। जबरदस्त तरीके से आप करने की कोशिश भी किए और जरूर से पढ़िएगा। मेरा आपसे वादा है कि इन प्रश्नों को करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप किस स्थिति में हैं, कैसी तैयारी आपकी चल रही है, ठीक ना। तो अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें और सफलता की ओर उन्मुख रहिए। यही शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेते हैं। शुभ संध्या, गुड नाइट, सत श्री अकाल, बाय बाय सबको।